नमस्कार साथियों, VND धमाका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, कल हमने जो है ना ज्योग्राफी का पार्ट 1 जो आपके लिए क्लास लेकर के आए थे, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ जो पार्ट था, वो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। भारत की स्थिति और विस्तार के अंदर हमने कल क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इसमें हमने भारत की स्थिति के बारे में जाना था। भारत कहाँ स्थित है, कौन से अक्षांशों के बीच में स्थित है, कौन से देशांतरों के बीच में स्थित है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, उसके बाद भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश कितने हैं, कौन से देश की सीमा भारत के साथ में कितनी लगती है, ये सब चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे क्लास के अंदर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम तटीय राज्यों के बारे के अंदर पढ़ेंगे। जो भारत के तटीय राज्य हैं उनके बारे में जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो भारत के तटीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, तटीय राज्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दक्षिण का भाग है, ये हैं भारत के तटीय राज्य। ठीक है, इन तटीय राज्यों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत की जो तटीय सीमा थी, तटीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है? भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर, इंक्लूडिंग जो आपका लक्षद्वीप है यहाँ पर। ठीक है, ये लक्षद्वीप समूह आपका कोई मिनिकाय द्वीप है, और यहाँ पर है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ की अगर हम बात करें, इनको इंक्लूड करके भारत की जो तटीय सीमा, इसकी लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। और मुख्य तटीय सीमा भाई, मुख्य तटीय सीमा, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और इससे लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं। तो आज हम इन 9 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिंपली पूछा जाता है भारत की तटीय सीमा से लगने वाले राज्य निम्न में से कौन से हैं। तो उनमें से 3 दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है। तो सबसे पहले हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर गुजरात भाई, गुजरात तटीय सीमा से लगने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। उसके बाद यहाँ पर बात करूँगा मैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दूसरा हो जाएगा आपका। तीसरे नंबर पर हो जाएगा गोवा, गोवा हो जाएगा 3 नंबर पे। गोवा के बाद हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। और कर्नाटक के बाद यहाँ पर हो जाएगा केरल, केरल का नंबर कौन सा हो जाएगा? 5। देखो, अब जो ये हिस्सा, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ आपके लिए। ये जो हिस्सा है इसको आप बोलेंगे पश्चिमी तटीय, ये है आपके पश्चिमी तटीय। और ये वाले जो हो जाएंगे, ये वाले, ये आपके हो जाएंगे पूर्वी तटीय राज्य भाई। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो पश्चिमी तटीय राज्य जो हैं वो आपके कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब देखो, यहाँ से आपको एक बात और भी पता चल रही है, गोवा की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती? तो गुजरात के साथ नहीं लग रही और केरल के साथ नहीं लगी हुई। सबसे उत्तर में स्थित तटीय राज्य कौन सा है? सबसे दक्षिण में स्थित तटीय राज्य कौन सा है? यहाँ से भी हम क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद करते हैं पूर्वी तटीय राज्य की बात। यहाँ पर नीचे 6 नंबर पे डालेंगे हम तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये हो जाएगा 6। तमिलनाडु के बाद बात करेंगे हम आंध्र प्रदेश, ये 7 नंबर पे हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद हम बात करेंगे उड़ीसा, 8 नंबर पे हो जाएगा। और यहाँ पर 9 नंबर पे बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल। ठीक है, 9। देखो, तटीय राज्य कितने हो गए? अब आपके भारत के जो तटीय राज्य हैं वो 9 हो गए हैं। सबसे पहला गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये जो 5 राज्य हैं ये आपके कौन से हैं? पश्चिमी तटीय राज्य हैं। और पूर्वी तटीय राज्यों की बात करूँ तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 4 हैं। पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है आपकी? तो 4 हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन और बनाएंगे। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है भाई। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा आपका? गुजरात है। और दक्षिण में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दक्षिण में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाले राज्य का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। ये थे भारत के तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की जो आकृति है, भारत की आकृति के बारे में बात करें तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है भाई, चतुष्कोणीय भाई। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है भाई। आकृति का मतलब भारत की शेप कुछ ऐसे है, कुछ इस तरफ निकला, कुछ ऐसे। तो भारत कुछ ऐसे है तो इसको हम क्या बोलेंगे? भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रफ कर देते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है ये आपका। और पिछले पार्ट के बारे में पढ़ने के लिए आप जो है पिछली वीडियो को देख सकते हो, पार्ट 1 को। ठीक है, अब हम करेंगे कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 से। मैं सभी के नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका आएगा गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पर आएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आएगा झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 2 2 4 2 4 एक साथ। गमछा जार मित्र पे। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। और ये छत्तीसगढ़ रह गया हमारा, छत्तीसगढ़ भाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो एमपी से अलग करके बनाया गया था। तो ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे ये लिखती है 1 2 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यह कर्क रेखा। अगर आप इसको इन राज्यों को 8 राज्यों को ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं गमछा जार मित्र पे। गै से बना देंगे हम गुजरात, मै से बना देंगे मध्य प्रदेश, छ से बना देंगे छत्तीसगढ़ और झ से बना देंगे झारखंड और र से बना देंगे राजस्थान, मी से मिजोरम, तरह से त्रिपुरा और पै से पश्चिम बंगाल। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। अब कर्क रेखा के बाद कुछ अन्य तथ्यों के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। आपने द्वीपों का नाम सुना होगा। द्वीप वो होते हैं जिनके जमीन का वह टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी। ठीक है, जमीन का वह टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी। तो भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? 247। भारत के अंदर टोटल कितने द्वीप हैं? तो 247 द्वीप हैं भारत के अंदर, जिनमें से बंगाल की खाड़ी की मैं बात करूं, बंगाल की खाड़ी हुई, बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के अंदर आपके 204 द्वीप हैं भाई, 204 द्वीप हैं। और अरब सागर की बात करूं, अरब सागर की बात करूं तो 43 द्वीप हैं भाई, 40 द्वीप। अगर लक्ष्य द्वीप समूह की बात करें हम, लक्ष्य द्वीप समूह भाई,
समूह, तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। ध्यान रखना है अरब सागर में 43 हैं और लक्षद्वीप भी कहां पर है? अरब सागर में। अगर लक्षद्वीप समूह को छोड़ करके पूछ लिया जाए, लक्षद्वीप समूह को छोड़ करके अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 ही बचेंगे आपके। अगर 36 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 43 का आंकड़ा आएगा हमारे पास। तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह को छोड़ दिया जाए तो कितना बचेगा? 43। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा की, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, रफ कर देता हूं। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा भाई, इसको बोलते हैं, ये आपकी भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हम बोल सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? या भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है भाई। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश भाई, उत्तर प्रदेश कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे बच गया ऊपर आपका उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। ये 5 राज्य हैं आपके, यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, 6 पूर्वी देशांतर गुजरती है। अब ये पूछा जाता भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर यूपी में एक जगह है इलाहाबाद के नैनी के समीप से भाई, इलाहाबाद के नैनी के समीप से जो है भारतीय मानक समय लिया गया है। और बता देता हूं दोस्तों, इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज, प्रयागराज। इलाहाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज के पास में एक जगह है नैनी, वहां से भारतीय मानक समय लिया है। और भारतीय मानक समय रेखा क्या है दोस्तों? जो इंग्लैंड की जो ग्रीनविच रेखा है, इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे भाई। शाम के 5:30 कहाँ पर बजे होंगे? भारत के अंदर भाई, ठीक है। 5.5 घंटे का डिफरेंस है ग्रीनविच का और हमारा भारतीय मानक समय रेखा। और जो भारतीय मानक समय रेखा जो भारत में IST है, ये जो है 1 सितंबर 1947 से शुरू हुआ भाई भारत के अंदर। भारतीय मानक समय रेखा जो है या भारत का जो समय है वो 1 सितंबर 1947 में IST की शुरुआत हुई थी भारत के अंदर, 1 सितंबर 1947 से, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। देखो आपको पता है किसी भी देश की स्थिति का पता लगाने के लिए हमने कल पढ़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। दोस्तों जब ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं, पता है ये अक्षांश रेखाएं ऐसे चलती हैं, सभी को पता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। जब ये अक्षांश रेखाएं स्थल को छोड़ करके पानी से गुजरती हैं, ऐसे वैसे गुजरती तो है नहीं क्योंकि कल्पना की गई है हमने, ठीक है। ये जो आपकी रेखाएं हैं जब ये पानी में से गुजरती हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको चैनल कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? चैनल। इन्हीं को 8 डिग्री बोल देते हैं। बोलता आपने सुना होगा भाई 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? चैनल
किसको अलग करता है या किसके मध्य से गुजरता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 8 डिग्री कहाँ से गुजरता है, 9 डिग्री कहाँ से गुजरता है। चैनल बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, आप ये भी तो बोल सकते हैं 8 डिग्री अक्षांश रेखा कौन से द्वीपों को अलग करती है, 9 डिग्री किसको अलग करती है, 10 डिग्री किसको अलग करती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 डिग्री की। भाई 8 डिग्री चैनल किसके मध्य से गुजरता है, तो यहाँ पर एक द्वीप है मिनिकाय द्वीप और ये है मालदीव। इसका नाम है मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय द्वीप भाई। और यहाँ पर है मालदीव जिसकी राजधानी क्या है, माले। मिनिकाय द्वीप और मालदीव के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा आपका, तो 8 डिग्री भाई। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव और मिनिकाय द्वीप के मध्य से गुजरता है भाई। मिनिकाय द्वीप के मध्य से गुजरता है कौन सा, 8 डिग्री चैनल। अब अगर हम बात करेंगे 9 डिग्री चैनल की, तो 9 डिग्री चैनल जो है यहाँ पर ऊपर आपका स्टार्ट हो जाता है लक्ष्य द्वीप समूह भाई। यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है आपका लक्ष्य द्वीप, लक्ष्य द्वीप। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकाय और लक्ष्य द्वीप के मध्य से गुजरता है भाई, लक्ष्य द्वीप। ठीक है, मिनिकाय द्वीप और लक्ष्य द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा आपका, 9 डिग्री है। अब हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री देखो, 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार, यहाँ पर है अंडमान और निकोबार के मध्य से गुजरता है भाई। अंडमान और निकोबार भाई, निकोबार, अंडमान और निकोबार के मध्य से गुजरने वाला चैनल कौन सा है, 10 डिग्री है। ठीक है, अगर आप इनको ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो मैं वो भी आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। 8 बजे मामी, 8 बजे मामी 9 मील चलकर 9 मील चलकर 10 बजे अंडमान निकोबार पहुंची भाई। कहाँ पहुंची, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार पहुंची भाई। ठीक है, अंडमान निकोबार पहुंची। अब देखो 8 बजे मामी, माँ और मी के मध्य से गुजरने वाला चैनल, माँ और मी के मध्य से गुजरने वाला चैनल कौन सा आपका, 8 डिग्री है। माँ से तो बना देंगे मालदीव और मी से बना देंगे मिनिकाय द्वीप। अब बात करते हैं 9 डिग्री। 9 डिग्री जो है मी और लय के मध्य से गुजरेगा, यानी मी का मतलब मिनिकाय द्वीप और लय का मतलब है लक्ष्य द्वीप। ठीक है, इन दोनों के मध्य से गुजरने वाला कौन सा, 10 बजे कहाँ पहुंच गई, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के मध्य से गुजरने वाला चैनल कौन सा है, 10 डिग्री। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके अलावा 2 बिंदु 4 बिंदु और कर लेते हैं हम इसके। ठीक है, भारत की स्थिति और विस्तार जिसका चैनल है, इसके अंदर हमने कुछ छोड़ दिया था तो वो अभी पूरा कर लेते हैं। इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु भाई। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल भाई, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कहाँ पड़ता है आपका, J&K के अंदर। ठीक है, उसके बाद करेंगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर जिसका नाम है वालांगू। वालांगू क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है, ये कहाँ पड़ता है आपका, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। उसके बाद करेंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम है अंडमान निकोबार के अंदर है। दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर दक्षिणी बिंदु ये सागर के अंदर है, अंडमान निकोबार के अंदर, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट भाई, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अंडमान निकोबार के अंदर है। इसका दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट भाई, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट इसका दूसरा नाम है इंदिरा पॉइंट का। और उसके बाद करेंगे सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है सरकरिक भाई। कौन सा है, सरकरिक। सरकरिक पड़ता आपका गुजरात में, गुजरात। ये भारत के 4 बिंदु हैं। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर, पूर्वी बिंदु वालांगू, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट या सरकरिक गुजरात के अंदर। उसके बाद मैंने बताया था दक्षिण भारत का कोई भी क्वेश्चन होगा तो 2 आंसर बनेंगे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये जो तमिलनाडु के अंदर है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है केप कैमोरिन। क्या है, केप कैमोरिन, जिसका दूसरा किसका नाम बदला है, यो कन्याकुमारी भाई।
जगह का नाम है कन्याकुमारी और पॉइंट का नाम क्या है, केप कैमोरिन भाई, जो भारत की दक्षिणतम बिंदु का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो कहाँ पड़ता है आपका तमिलनाडु भाई, ठीक है, तमिलनाडु। ये छोटा सा टॉपिक था आपकी भारत की स्थिति और विस्तार, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर बार आपको बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल के ऊपर, बस आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो साथियों जय हिंद जय भारत।